हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, या जिसको कहा जाता है दल बदल अधिनियम। कौन सी अनुसूची भाई? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची या दल बदल अधिनियम इसका नाम है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। ये तो हमें पता है कि मूल संविधान के अंदर हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून के बारे में, जिसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के अंदर। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि 10वीं अनुसूची जो है इसको कब जोड़ा गया। हमारे माइंड में जैसे ही 10वीं अनुसूची आती है सीधा स्ट्राइक करता है हमारे माइंड में 1985 का 52वां संविधान संशोधन। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, बहुत ही कम लोग इस बात से भी जानकारी रखते हैं कि 52वें संविधान संशोधन से पहले भी 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची पहले जोड़ी जाती है, फिर हटा दी जाती है, फिर दोबारा जोड़ी जाती है। मतलब ये भारतीय संविधान की एकमात्र ऐसी अनुसूची है जिसको 2 बार जोड़ा गया था। सबसे पहले 10वीं अनुसूची को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। शायद कुछ विद्यार्थियों के लिए ये नई जानकारी हो। कौन सा संविधान संशोधन भाई? 35वां संविधान संशोधन। और कब किया गया था 35वां संविधान संशोधन? यदि आपको इस बात की जानकारी थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और यदि नहीं थी तो भी मुझे बताना। हो सकता है कोई आप आज के दिन में आपको एक नई जानकारी देखने को मिले। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 के अंदर 1974 के अंदर हमारे पास एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है जिसका नाम रखा गया था 10वीं अनुसूची। ये तो सीरियल नंबर के हिसाब से ही है 10वीं अनुसूची। ये क्यों जोड़ी गई थी और इसको क्यों हटा दिया गया बाद में? इतना जल्दी इसको हटा दिया गया कि इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1974-75 के अंदर ही किया गया था भाई, और 1974 के अंदर ही 36वां संविधान संशोधन किया गया, और कुछ ही महीनों के बाद इस अनुसूची को भारतीय संविधान से हटा दिया गया। तो ऐसा क्या था कि हमें एक नई अनुसूची जोड़ने की जरूरत पड़ी, और ऐसा क्या हुआ कि हमने उसको क्या कर दिया? हटा दिया। हुआ वास्तव में ऐसा था कि भारत तथा चाइना के बीच में एक छोटा सा राज्य बनता है, उसका नाम था सिक्किम, जिसका आज भी हमारा चाइना के साथ विवाद रहता है। डोकलाम जो विवाद था सिक्किम के साथ ही था। सिक्किम की जो बाउंड्री मिलती थी वहां पर विवाद था डोकलाम का हमारा। तो सिक्किम तब तक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था 1974 तक। सिक्किम के अंदर वहां के जो राजा महाराजा थे उनका ही शासन था। वो वहां पे शासन चला नहीं पाते थे, तो वहां की जनता ने जनमत संग्रह किया और भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप यहाँ से राजतंत्र को समाप्त करके हमारे राज्य को आप आपके राज्य के अंदर या आपके देश के अंदर मिला लो। लेकिन सिक्किम की जो स्थिति थी, पॉलिटिकल सिचुएशन जो उसकी आप देखोगे, भारत की जो विश्व का मानचित्र है उस पर जब आप उनकी देखोगे ना, भौगोलिक दशा देखोगे, तो वो ऐसी है कि वो भारत के साथ भी बाउंड्री बनाता है, नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है, और चाइना के साथ भी बाउंड्री बनाता है। और चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि सिक्किम भारत का अंग मिल जाए। लेकिन सिक्किम के लोग क्या कह रहे हैं? सिक्किम के लोग भारत सरकार को ये कह रहे थे कि आप ऐसा करो कि आप हमें हमारे अंदर मिला लो। इसलिए भारत सरकार ने एक बीच का रास्ता अपनाया कि हम आपको हमारे राज्य के रूप में नहीं अपनाते, हम आपको एसोसिएट स्टेट के रूप में अपनाते हैं। अब तक की यदि हम बात करें तो हमारे पास, आज की यदि हम बात करते हैं तो भारत के पास राज्य हैं, भारत के पास संघ शासित राज्य हैं, लेकिन एसोसिएट स्टेट नाम का कोई चीज नहीं था। तो हमने क्या किया? एक नया तरीका निकाल लिया, जिसको कहता हूँ शॉर्टकट निकाल लिया। हमने कहा कि हम सिक्किम को हमारे अंदर तो नहीं मिला रहे हैं, हम उसको सहायता देते हैं। किसके अंदर? एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। जो विदेशी आपका व्यापार होगा, विदेशी आपकी सुरक्षा होगी, उसमें हम आपको सहायता देंगे, संचार में हम आपको सहायता देंगे। तो ये 2-3 बातों में हम आपको सहायता दे रहे हैं। इसलिए आप हमारे क्या बनते हो भाई? एसोसिएट स्टेट बनते हो या संबंध राज्य बनते हो। तो एसोसिएट स्टेट क्या होगा, संबंध राज्य क्या होगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, ये सब लिखने के लिए हमने बनाई थी नई अनुसूची, जिसका नाम क्या रखा गया था भाई? 10वीं अनुसूची 1974 के अंदर। तो 1974 में जो अनुसूची बनाई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था सिक्किम को संबंध राज्य या एसोसिएट स्टेट
बनाने की शर्तों के बारे में लिखा हुआ था। बनाने की जो भी शर्तें हैं वो कहाँ लिखी थी भाई, हमने 10वीं अनुसूची के अंदर। इसी तरह से इसी आर्टिकल के, इसी अनुच्छेद के द्वारा ना हमने भारतीय संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल भी जोड़ा था, आर्टिकल नंबर 2A, जो आज बाद में हटा दिया गया। आज भारतीय संविधान के अंदर 2A नाम का कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे ही हमने सिक्किम को सबद स्टेट बनाया तो हमारा ये मानना था कि चाइना हमारा विरोध करेगा, और हम इस बात की प्रतीक्षा के अंदर थे कि चाइना की तरफ से कोई ना कोई तो विरोध होना चाहिए, कोई ना कोई तो विरोध होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। चाइना ने बिल्कुल भी इसका क्या नहीं किया भाई, विरोध नहीं किया। जब चाइना ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा ये तो हम बिल्कुल ऐसे ही उल्टा सोच रहे थे कि शायद चाइना विरोध करेगा, चाइना सिक्किम को इंडिया के अंदर नहीं मिलने देगा। हम क्या करते हैं भाई, सिक्किम को भारत का एक पूर्णकालिक राज्य बना लेते हैं। तो उसकी वजह से 36वां संविधान संशोधन किया गया, सिक्किम को पूर्णकालीन राज्य बना लिया गया। और जब सिक्किम को पूर्णकालीन राज्य बना दिया गया तो जो सबद स्टेट वाले जो नियम थी, शर्तें थी, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आर्टिकल नंबर 2A को भी डिलीट कर दिया गया, साथ ही साथ डिलीट कर दिया गया अनुसूची नंबर 36 को। तो 10वीं अनुसूची केवल कुछ ही महीनों के लिए हमारे पास 1974 के अंदर जोड़ी भी गई थी, और 1974 के अंदर ही क्या कर दी गई भाई, हटा भी दी गई। ये तो हमारे पास था 10वीं अनुसूची का इतिहास। अब उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची को दोबारा भारतीय संविधान के अंदर कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे दिमाग में आता है 52वां संविधान संशोधन, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दोबारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चर्चा करते हैं क्यों जोड़ा गया, जरूरत ही क्यों पड़ी। यदि मैं, और आप जानते हो बहुत अच्छे से कि इसका नाम क्या है, दल बदल अधिनियम, बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो 10वीं अनुसूची को क्या कहते हैं भाई, दल बदल अधिनियम कहते हैं। और दल बदल अधिनियम अब कहते हैं भाई, पहले जो अनुसूची थी उसको दल बदल अधिनियम नहीं कहते थे, अब वाली जो 10वीं अनुसूची है उसे क्या कहते हैं, दल बदल अधिनियम। ध्यान से देखना, इस अधिनियम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि आप MP या लोकसभा के चुनाव की मैं बात करूं, या मैं बात करता हूं MLA के चुनाव की, विधानसभा के चुनाव की, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के अंदर जब हम किसी को वोट देते हैं तो हमारे वोट देने का अधिकार क्या, आधार जो है ना, बेस क्या होता है। क्या हम किसी पार्टी को वोट देते हैं या हम प्रत्याशी को वोट देते हैं। ध्यान से बताना और सही बताना, जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि यदि पार्टी को वोट दिया जाता है हमारे द्वारा, या हमारे द्वारा किसको दिया जाता है भाई, प्रत्याशी को वोट दिया जाता है। यदि ये चुनाव होता सरपंच का, तो सरपंच के चुनाव के अंदर आप कैंडिडेट को वोट देते हो, आप जानते हो उस कैंडिडेट को, आप पहचानते हो और उसको वोट देते हो। यदि ये चुनाव होता किसका, MLA वार्ड पंच का, तो वार्ड पंच के अंदर भी आप कैंडिडेट को वोट देते हो। लेकिन यदि मैं बात करता हूं MLA और MP के चुनाव की, तो हो सकता है MLA के चुनाव के लिए आपके यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है, या MP के चुनाव से आपके यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है, आपने उस व्यक्ति को फेस टू फेस देखा तक नहीं हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का है। हो सकता है आपने उसे फेस टू फेस देखा भी नहीं हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, आप उसको पहचानते भी नहीं हो। जब आपने उसे देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, उसकी कार्यशैली से आप परिचित ही नहीं, तो आप उसको वोट कैसे दे सकते हो। आप MLA तथा MP का वोट हम किसको देते हैं भाई, MP तथा MLA का वोट देते हैं हम पार्टी को। हम पार्टी के चुनाव निशान से डिसाइड करते हैं कि हमें इस बार विधायक कौन सी पार्टी का चाहिए, इस बार हमें मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का चाहिए। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हमें पसंद आता है उसी MLA को हम वोट दे के आ जाते हैं। जिस पार्टी का हमें प्रधानमंत्री पसंद आता है उसी को हम MP के रूप में वोट दे के आ जाते हैं। तो रियल में क्या होता है, जो MP तथा MLA के चुनाव होते हैं, या जो बड़े चुनाव हमारे पास होते हैं, वहां पर हमारे लिए प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। रियलिटी ये है कि वहां पर हम पार्टी को वोट दे के आते हैं। जब हम पार्टी को वोट दे के आते हैं तो ध्यान से देखना ये लोग करते क्या हैं। एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, फिर आपको पता चलेगा दल बदल हमें जरूरत ही आखिर में क्यों पड़ी। एक मान लो X नाम का व्यक्ति है, एक व्यक्ति है X नाम का, और ये क्या है भी, P नाम की एक पार्टी है, P1 एक पार्टी है हमारे पास, उस पार्टी से ये खड़ा हुआ, और आपने इसको इस वजह से वोट दिया क्योंकि ये P1 पार्टी का था, और P1 पार्टी का होने की वजह से ये व्यक्ति क्या हो गया भाई, चुनाव जीत गया। जैसे ही ये व्यक्ति चुनाव जीतता है तो इसको पता चलता है कि यार मैं तो चुनाव जीत गया, लेकिन मेरी जो पार्टी थी
वो चुनाव हार गई है। इस वजह से अब मेरी पार्टी विपक्ष के अंदर बैठेगी, और यदि मेरी पार्टी विपक्ष के अंदर बैठेगी तो मुझे मंत्री पद नहीं मिलेगा, मैं तो मंत्री बनना चाहता हूं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो ये P1 पार्टी के अंदर रहा। बाद में इसने क्या कहा कि P1 पार्टी को दे दिया इस्तीफा। P1 पार्टी को क्या दे दिया, इसने इस्तीफा दे दिया, और इसने कह दिया मैं तो ज्वाइन कर रहा हूं। कौन सी पार्टी भाई, P2 पार्टी। P2 पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। और इसने पार्टी क्यों ज्वाइन की, उसने पार्टी इसलिए ज्वाइन कर ली ताकि वो पार्टी इसको मंत्री बना सके। अब ध्यान से देखना, इस व्यक्ति को आपने जिताया किस लिए था, आप इस व्यक्ति से खुश थे या इसकी पार्टी से खुश थे, आप खुश थे इसकी पार्टी से। इस व्यक्ति को वोट जो मिले थे वो किसकी वजह से मिले थे, इस पार्टी की वजह से वोट मिले थे। तो इसने धोखे से आपसे वोट ले लिए, आपको चेहरा दिखाया P1 पार्टी का, P1 पार्टी का चेहरा दिखा के वोट ले लिए, आपसे वोट लिया, वोट लेने के बाद इसने आपके साथ धोखा किया और कहां चला गया, पार्टी नंबर P2 के अंदर चला गया। तो आदमी के पास या भारत के नागरिक के पास एक ही तो अधिकार है जो उसको फ्री में मिला हुआ है, सबसे बड़ा अधिकार वही तो है जिसको हम कहते हैं वोट का अधिकार। और यदि वोट के अधिकार में यदि हमारे साथ धोखा हो रहा है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें सोचने की जरूरत थी। तो यदि मैं चर्चा करता हूं 1985 तक, आजादी से लेकर 1985 तक बहुत से कैंडिडेट ऐसे करते आए थे कि P1 पार्टी से चुनाव जीतते और जैसे पता चलता हमारी पार्टी हार गई है दूसरी पार्टी के अंदर जाते और मजे से मंत्री पद ले लेते। लेकिन बाद में क्या किया, धीरे धीरे जब ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई तब भारतीय सरकारों को यह महसूस हुआ कि हमें इस चीज को रोकना चाहिए। और इस चीज को रोकने के लिए क्या लाया गया भाई, एक कानून लाया गया जिसका नाम था दल बदल अधिनियम। और दल बदल अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं आयाराम गयाराम कानून। कौन सा कानून भाई, आयाराम गयाराम कानून। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसको आयाराम गयाराम क्यों कहते हैं। आयाराम गयाराम कानून क्यों कहा जाता है, गयाराम हरियाणा के अंदर हिसार की, शायद पूरा ख्याल नहीं मुझे हिसार या कहाँ के थे, हरियाणा के अंदर एक निर्दलीय विधायक थे, ये श्योर है। 1967 की बात है। 1967 के अंदर गयाराम नाम के व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, गयाराम नाम के व्यक्ति हरियाणा के अंदर एक निर्दलीय विधायक थे। एक दिन सुबह ये उठते हैं और जब ये चाय पी रहे थे तो इनके दिमाग में आता है कि यार मैं निर्दलीय विधायक हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और जैसे ही पार्टी ज्वाइन करने का विचार इनके दिमाग में आता है, ये क्या करते हैं भाई, भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम हुआ करती थी उसके पास जाते हैं और उसकी सदस्यता हासिल कर लेते हैं। सुबह उठने तक ये क्या, कौन से थे भाई, निर्दलीय विधायक थे। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद ये कौन सी पार्टी के बन जाते हैं, कांग्रेस के बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस के विधायक बनते हैं तो इनके माइंड में आता है यार मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे कांग्रेस को छोड़ना है और मुझे कहाँ जाना है, दूसरी पार्टी की तरफ जाना है। और उस टाइम दूसरा सबसे बड़ा जो धड़ा यहाँ हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड फ्रंट। तो ये क्या करते हैं, निर्दलीय शुरू में थे, बाद में कांग्रेस के बनते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और दोपहर तक ये किसके बन जाते हैं भाई, दोपहर तक ये बन जाते हैं यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर। ये बात है सुबह उठने की, ये बात है सुबह के टाइम की, और ये बात कब की है भाई, दोपहर की। जब ये यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर बन गए दोपहर तक तो शाम होते होते इनको दिमाग में आता है नहीं यार यूनाइटेड फ्रंट तो मेरे लिए अच्छी नहीं है, कांग्रेस ही अच्छी थी। तो यूनाइटेड फ्रंट से इस्तीफा देते हैं और कहाँ चले जाते हैं भाई, कांग्रेस में चले जाते हैं। एक ही इंसान एक ही दिन के अंदर, ये एक दिन की बात है भाई, एक इंसान ने एक ही दिन के अंदर कितनी पार्टियां चेंज कर ली भाई, 4 पार्टियां। पहले निर्दलीय था, फिर कांग्रेस में गया, फिर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर गया और लास्ट में कहां चला गया, कांग्रेस के अंदर चला गया। तो लोगों ने कहा ये तो क्या है भाई, आयाराम गयाराम है। तो इन्हीं के नाम पे आयाराम गयाराम अधिनियम का नाम भी बन गया। और ऐसी कंडीशंस दोबारा भारतीय राजनीति के अंदर नहीं हो, इसलिए 1985 के अंदर राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम क्या था, दल बदल अधिनियम। और इसे भारतीय संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया। तो कौन से संशोधन के द्वारा भाई, 52वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछ लिया जाता है 10वीं अनुसूची को कौन से संशोधन से जोड़ा गया, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ा गया था भाई, 1985 के अंदर।
52वां संविधान संशोधन 1985, गवर्नमेंट किसकी थी भाई? गवर्नमेंट थी हमारे पास राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी सरकार ने 52वें संशोधन में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि आपकी पार्टी के जितने भी एमएलए जीते हुए हैं, जितने भी एमपी जीते हुए हैं, कुल मेंबर का 1/3 से कम यदि दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उसे हम कहेंगे दल बदल हो गया, और 1/3 या 1/3 से ज्यादा जाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि शायद पार्टी में ही कुछ गड़बड़ है। यदि इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं तो शायद पार्टी में गड़बड़ है, इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि यदि कुल एमएलए का, ध्यान से देखना, यदि कुल एमएलए या एमपी का, यदि कुल एमएलए या एमपी का कितना भाई? 1/3 से या 1/3 से कम, 1/3 से कम यदि दूसरी पार्टी में जाते हैं, 1/3 से कम दूसरी पार्टी में, ये जीते हुए एमपी एमएलए हैं भाई, हारे हुए की बात नहीं हो रही। एमएलए जीतने के बाद बनता है, एमपी जीतने के बाद बनता है। तो कुल जितने आपके एमपी जीते उसका 1/3 यदि दूसरी, 1/3 से कम यदि दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उस पर क्या लागू होगा भाई? दल बदल अधिनियम लागू होगा, उसके ऊपर दल बदल लागू होगा। और यदि 1/3 या 1/3 से ज्यादा यदि जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। अब दल बदल लागू होगा या दल बदल लागू नहीं होगा, इसका एक्शन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम ये समझ लें कि प्रावधान क्या था कि यदि 1/3 से कम गई तो उस पर दल बदल नियम लागू हो जाएगा, और यदि 1/3 से ज्यादा गए तो उसके ऊपर दल बदल नियम लागू नहीं होगा। अब दल बदल नियम लागू होगा तो उसके बाद अब आगे क्या किया जाएगा? जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर दल बदल नियम लगने वाला है तो आप सबसे पहले शिकायत करोगे। सबसे पहले क्या की जाएगी भाई? उस पार्टी के द्वारा शिकायत की जाएगी। वो पार्टी कहेगी कि साहब देखिए ये मेरा विधायक था, अब दूसरी पार्टी में चला गया, अब मैं शिकायत करता हूं आपको कि आप इस व्यक्ति के ऊपर क्या लगा दो? दल बदल विधायक लगा दो। तो शिकायत की जाएगी। शिकायत किसके द्वारा की जाएगी भाई? उस पार्टी के द्वारा की जाएगी। या पार्टियों के अंदर एक पद होता है मुख्य सचेतक। क्या पद होता है भाई? मुख्य सचेतक। जो पार्टियों के अंदर मुख्य सचेतक है ना, उसके द्वारा शिकायत की जाती है। दूसरी बात, शिकायत किसको की जाएगी? शिकायत किसको की जाएगी? तो जो भी सदन का अध्यक्ष है, यदि विधानसभा की बात है, कोई एमएलए है तो विधानसभा के अध्यक्ष को, और यदि कोई सांसद है तो लोकसभा के अध्यक्ष को शिकायत की जाती है। तो शिकायत किसे की जाती है भाई? विधानसभा के अध्यक्ष को शिकायत की जाती है। शिकायत की जाती है विधानसभा के अध्यक्ष को। अब विधानसभा अध्यक्ष, या मैं लिख दूं किसको भाई? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष जब आपकी शिकायत सुनते हैं, आपकी शिकायत देखते हैं, उसके बाद वो इसके ऊपर विचार करते हैं, देखते हैं, जांच करेंगे वो, और जांच करने के बाद वो पाएंगे कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति ने एंटी डिफेक्शन किया है या नहीं किया है। यदि वो पाते हैं कि इस व्यक्ति ने वास्तव में एंटी डिफेक्शन किया है तो वो क्या कर सकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार है। रिजल्ट क्या हो सकता है इसका? विधानसभा अध्यक्ष आपको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष आपको क्या कर देंगे भाई? अयोग्य घोषित कर देंगे। और यदि आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया तो उसी दिन से आपकी सीट क्या हो जाएगी भाई? खाली हो जाएगी। उसी दिन से आपकी सीट खाली हो जाएगी। अब बात आती है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला गया, विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला आने से लेके अपना निर्णय सुनाने तक में कितना टाइम लेना चाहिए, क्या उसकी कोई टाइम लिमिट है या नहीं है? तो विधानसभा अध्यक्ष के रिजल्ट के लिए समयावधि की बात करता हूं। क्या कोई टाइम लिमिट है विधानसभा अध्यक्ष के लिए, या बिना टाइम लिमिट के जब चाहे तब डिसीजन दे सकता है? तो यदि भारतीय संविधान की बात करता हूं या 10वीं अनुसूची की बात करता हूं, तो 10वीं अनुसूची के अंदर हमने कहीं भी कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी। ये लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष जितना मर्जी चाहिए उतना टाइम ले सकता है, और उस टाइम के बाद वो क्या दे सकता है भाई? रिजल्ट दे सकता है। तो समयावधि की बात करता हूं तो भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान ने तो क्या कहा है भाई? नो टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं है आपके पास, आप जब चाहो तब रिजल्ट दो। लेकिन हाल ही के अंदर क्या हुआ था? अरुणाचल राज्य के अंदर दल बदल नियम लागू किया गया था। वहां पर जो विधानसभा स्पीकर थे
उन्होंने डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया था। जब उन्होंने इतना लंबा टाइम ले लिया तो वहाँ के जो अपोजिट पार्टी के लोग थे वो हाई कोर्ट के अंदर चले गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अरुणाचल प्रदेश के मामले के अंदर कि विधानसभा स्पीकर को चाहिए या लोकसभा स्पीकर को चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर अपना क्या सुना दे भाई, डिसीजन सुना दे। तो संविधान ने तो कह रखा है कोई टाइम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो आप ये जानते हो भारत के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन पूरे इंडिया के अंदर कानून की तरह लागू होते हैं। तो अब क्या कंडीशन है, अब ये कंडीशन है कि विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 3 महीने के अंदर क्या देना चाहिए, अपना डिसीजन देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 माह के अंदर डिसीजन दो। मामला कौन सा था, अरुणाचल राज्य का मामला था बे। तो ये हमने देखा कि विधानसभा स्पीकर को कितने टाइम के अंदर डिसीजन देना होगा। अब बात है कि विधानसभा स्पीकर ने कह दिया कि आप अयोग्य हो गए। तो यदि आप अयोग्य हो जाते हो तो अयोग्य होने का फायदा या नुकसान क्या है, अयोग्य होने का फायदा या नुकसान क्या है। तो अयोग्य होने का फायदा या नुकसान ये है कि यदि आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ध्यान से सुनना, यदि आपको क्या घोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो जिस विधानसभा के अंदर आपको अयोग्य घोषित किया गया या जिस लोकसभा के अंदर आपको अयोग्य घोषित किया गया, उस लोकसभा के अंदर आप दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकते। आप उस लोकसभा या विधानसभा के अंदर दोबारा से किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो एक्स नाम का पर्सन था वो P1 पार्टी को छोड़ के P2 पार्टी के पास जा रहा था और इसलिए जा रहा था कि उसको क्या बना दिया जाएगा भाई, मंत्री बना दिया जाएगा। तो अब इन्होंने क्या कह दिया, अब इन्होंने ये कह दिया कि यदि आप अयोग्य हो जाते हो, यदि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो तो अब आप किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते उस लोकसभा के अंदर। वो लोकसभा भंग हो जाएगी, अगले चुनाव होंगे तब अलग बात है, तब आप फिर से चुनाव लड़ लेना। लेकिन जब तक वो लोकसभा है, जब तक वो विधानसभा है, तब तक न ही आप चुनाव लड़ पाओगे, न ही आप क्या कर पाओगे भाई, कोई मंत्री पद या किसी भी तरह का पद उस लोकसभा के अंदर ले पाओगे। ये इसका नुकसान है यदि आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो अयोग्य घोषित करने का मतलब है कि उस लोकसभा या विधानसभा के अंदर, उस लोकसभा या विधानसभा में कोई पद ग्रहण नहीं किया जा सकता, कोई पद ग्रहण नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये, तथा साथ ही साथ उपचुनाव में पार्टिसिपेशन भी नहीं किया जा सकता, उपचुनाव में आप भाग नहीं ले सकते हो। ये हमारे पास लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंदर। लेकिन फिर यदि मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट भाई मनमर्जी का राजा है, कुछ भी डिसीजन देता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया, संविधान ने कहा था आपके पास कोई लिमिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हाल ही के अंदर हमने देखा था कर्नाटक के अंदर, और हाल ही के अंदर हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, आप सभी जानते हो, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको नाम भी पता है उन विधायकों का। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जो लोकसभा स्पीकर थे उनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर देते हैं। लोकसभा स्पीकर डिस्क्वालीफाई घोषित करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सेम ऐसा ही क्या हुआ था कर्नाटक के मामले में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक तथा MP के मामले में ये कहा कि आपको अयोग्य तो माना जाएगा, आपको दल बदल के तहत अयोग्य तो माना जाएगा, लेकिन हम आपको ये परमिशन देते हैं कि आप दोबारा से चुनाव भी लड़ सकते हो और मंत्री भी बन सकते हो। तो जो ये बात है ना सुप्रीम हमारी संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर कही गई है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन के अंदर, MP के चुनाव के अंदर तथा कर्नाटक के केस के अंदर मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उन्होंने कह दिया कि हम आपको परमिशन देते हैं किस बात की, चुनाव लड़ने की, और हम आपको परमिशन देते हैं मंत्री पद ग्रहण करने की। और हमें पता है MP के अंदर भी और कर्नाटक के अंदर भी बहुत से लोगों ने जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था उन्होंने चुनाव लड़ा, तथा कुछ एक लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने मंत्री पद को भी स्वीकार किया हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन ये हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो
एज एक कानून ही बन जाती हैं, तो इस डिसीजन का फायदा उठा के आगे आने वाले टाइम के अंदर भी जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा वो इन डिसीजन का फायदा उठा के बाई इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या डिसीजन देता है वो अलग बात है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी तथा कर्नाटक के बारे में ऐसे डिसीजन दिए हैं। लेकिन ये डिसीजन यदि दिया गया, यदि इस बात को मान्य रखा गया, तो जो हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने का उद्देश्य था वो उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। भी यहाँ पर विधायकों को डर केवल इस बात का है ना, डर केवल यही है कि यदि हमें अयोग्य घोषित कर दिया गया तो हम जिस लिए यहाँ जाना चाहते थे हम वैसा नहीं कर पाएंगे। यदि जिस लिए वो जाना चाहते थे वैसा वो कर पा रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि उनको अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। तो यदि ये जो है ना, ये जो रीजन है या ये जो रिजल्ट है, ये इस अधिनियम की आत्मा है, इस अनुसूची की आत्मा है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अंदर इसकी आत्मा को ही बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया मुझे पता नहीं चला। ये हमारे पास था दल बदल अधिनियम। इसके बाद यदि हम चर्चा करें कि दल बदल अधिनियम में, ये तो बात थी 1951 की, 1985 की 52वें संविधान संशोधन की। 52वें संविधान संशोधन के अंदर क्या प्रावधान किया गया भाई, 1/3 लोग से ज्यादा आप जा पाओगे, 1/3 से कम नहीं जा पाओगे। लेकिन जैसे ही ये संशोधन किया गया ना, तो इस संशोधन का फायदा होने की बजाय नुकसान हो गया भाई। और नुकसान क्या हुआ, नुकसान देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स से समझाता हूँ कि नुकसान कैसे हुआ। एंटी डिफेक्शन बढ़ गया कम होने की बजाय, जो दल बदल है ना वो ज्यादा हो गया, कम नहीं हुआ। ज्यादा कैसे हुआ इस पर यदि चर्चा करते हैं तो आप समझोगे यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसी गड़बड़ को बाद में दूर किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। गड़बड़ क्या हो गई थी, उन्होंने कह दिया कि कम से कम 1/3 लोग जाएंगे तो आपको अयोग्य नहीं मानेंगे, और 1/3 से कम यदि जाएंगे तो क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे। सपोज करो, मान लो किसी पार्टी के 6 लोग जीते हुए थे, कोई ऐसी पार्टी है जिसके 6 एमएलए जीत के आए, 6 एमएलए जीत के आए, तो पहले मान लो कोई एक व्यक्ति था जो जाना चाहता था दूसरी पार्टी के अंदर। अब कह दिया कि यदि तू अकेला जाएगा ना तो तुझे अयोग्य कर देंगे। लेकिन यदि 1/3 जाएंगे, 6 का 1/3 कितना होता है भाई, 6 × 1/3 आप निकालोगे कितने हो जाता है, 2। कह दिया कि यदि आप 2 जने जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि अकेला जाया तो हमें दिक्कत है, तो ये हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन 2 जने जाते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो। तो ये अकेला व्यक्ति जाता पहले, तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये कहता है यार मैं एक और ढूंढूं, एक और ढूंढूं, और ये इन 6 में से एक बंदे को तैयार कर ही लेता है कि चल अपने चलते हैं। तो पहले जो एक एक व्यक्ति जाता था ना, तो इस अधिनियम के बाद तो गड़बड़ हो गई। अब बंच के अंदर, पूरे गुच्छे के अंदर व्यक्ति जाने लगे, तो दिक्कत ये हो गई कि अब एंटी डिफेक्शन कम होने की बजाय बढ़ गया। तो जब एंटी डिफेक्शन बढ़ गया तो इस कमी को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर किया गया। कौन सा संशोधन भाई, 91वां संशोधन कब किया गया, 2003 के अंदर। और इस संशोधन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जहां पर पहले 1/3 लिखा हुआ था, अब 1/3 की बजाय हम क्या करते हैं भाई, 2/3 करते हैं। 1/3 को क्या कर दिया गया, 2/3। इन्होंने कहा कि यदि 2/3 से कम जाते हैं, 2/3 से कम लोग यदि एंटी डिफेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा भाई, दल बदल लागू हो जाएगा। तो उसके ऊपर दल बदल लागू हो जाएगा। और यदि 2/3 या 2/3 से ज्यादा लोग यदि करते हैं तो दल बदल लागू नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ कि 6 में से यदि 6 का 2/3 निकाले हम तो 6 का 2/3 बन जाता है 4। एक व्यक्ति यदि जाना चाहता है तो उसके लिए एक का जुगाड़ करना तो आसान था, 2 तो वो बन सकते थे, किसी न किसी तरीके से एक ही बनाना है। लेकिन एक व्यक्ति जाना चाहता है उसके लिए 4 का जुगाड़ करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अब क्या हो रहा है, 2/3 करने के बाद एंटी डिफेक्शन पे कुछ हद तक रोक लगी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही रोक लग गई है, लेकिन कुछ हद तक क्या लगी है भाई, रोक लगी है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 51वें संशोधन में कहा कि 2/3 से कम जाओगे तो एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा, 2/3 से ज्यादा जाओगे तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। और इसको उन्होंने एक नया नाम दिया, उन्होंने क्या कहा कि इसको हम कहेंगे कि पार्टी का विलय हो गया दूसरी पार्टी के अंदर।
क्या कहेंगे भाई, इसको कहा जाएगा कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी के अंदर क्या हो चुका है, विलय हो चुका है। तो ये हमारे पास संशोधन था, ये हमारे पास थी 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची के अंदर कुछ एक अलग प्रावधान की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हट के मैं बात करता हूँ कि हम जानते हैं हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मनोनीत व्यक्ति, एक होते हैं निर्दलीय व्यक्ति, और एक होते हैं किसी पार्टी के व्यक्ति। तो ये तो अब तक हमने जो बात की है वो बात की है किसी न किसी पार्टी के व्यक्ति के लिए, जो किसी न किसी पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ निर्दलीय व्यक्तियों के ऊपर भी लागू हो सकता है? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ मनोनीत व्यक्तियों के ऊपर भी लागू हो सकता है? तो इसकी जानकारी हम लेते हैं कि मनोनीत व्यक्तियों पर एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होगा और निर्दलीय लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं मनोनीत व्यक्तियों पर एंटी डिफेक्शन लॉ। मनोनीत आप जानते हो राज्यसभा के अंदर मनोनीत मेंबर होते हैं, लोकसभा के अंदर हुआ करते थे, अब नहीं होंगे। मनोनीत व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा या नहीं होगा। तो मनोनीत व्यक्तियों के बारे में बात है कि जिस दिन आपका मनोनयन हुआ है, जिस दिन आपको नॉमिनेट किया गया है, उससे 6 महीने के अंदर अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने कोई पार्टी में शामिल होना है या नहीं होना है। कब तक भाई? 6 महीने के अंदर अंदर। मनोनयन, जिस दिन आपका मनोनयन हुआ, मनोनयन के 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किसी पार्टी में जाना है या नहीं जाना। यदि आप 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में चले जाते हो तो आप उस पार्टी के मेंबर हो जाओगे। अब आप एक पार्टी की तरफ से मेंबर हो, ठीक है ना, आप निर्दलीय नहीं रहे, अब क्या हो गए भाई, एक पार्टी की तरफ से मेंबर हो गए। तो पार्टी के मेंबर पर जो जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है वैसे आपके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन यदि आप 6 महीने तक किसी पार्टी के अंदर नहीं जाते हो तो 6 महीने के बाद आप नहीं जा सकते। 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि आप 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर क्या लग सकता है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। 6 माह के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि आप करोगे तो क्या लग जाएगा, यदि आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, दल बदल कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो ये बात तो किसके लिए है, मनोनीत व्यक्ति के लिए। 6 महीने तक का टाइम है, पार्टी चुन लो, नहीं चुननी है तो अब आप पूरे टाइम तक नहीं चुन पाओगे। दूसरी बात होती है हमारे पास कुछ एक सांसद होते हैं इंडिपेंडेंट एमएलए, निर्दलीय सांसद, जिन्होंने किसी भी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ा है निर्दलीय व्यक्ति के रूप में, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। जो स्वतंत्र उम्मीदवार है क्या वो किसी पार्टी में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। स्वतंत्र उम्मीदवार कभी भी किसी पार्टी में नहीं मिल सकते। यदि वो किसी पार्टी के अंदर मिलते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। क्या है? निर्दलीय उम्मीदवार कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर आपने तो गलत बता दिया, सर हम तो जानते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों ने पार्टी को समर्थन दिया हुआ है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निर्दलीयों के समर्थन के द्वारा है, हम जानते हैं सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा है निर्दलीय उम्मीदवार कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। जो निर्दलीय उम्मीदवार है ना वो निर्दलीय ही है, उसने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया राजस्थान के अंदर, केवल बाहर से समर्थन दिया है। तो निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, केवल पार्टी को क्या दे सकते हैं भाई, समर्थन दे सकते हैं। वो रहेंगे तो क्या भाई, निर्दलीय ही, केवल समर्थन दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। निर्दलीय उम्मीदवारों पे एंटी डिफेक्शन कैसे लागू होगा और जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनके ऊपर कैसे लागू होगा। यदि निर्दलीय उम्मीदवार कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा भाई। निर्दलीय व्यक्ति केवल और केवल क्या कर सकता है, समर्थन कर सकता है। तीसरी बात है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से इस्तीफा दे देता है अपनी पार्टी से, तीसरी कंडीशन मैं आपके सामने लिखता हूं। तीसरी कंडीशन है स्वेच्छा से अपनी पार्टी से इस्तीफा देने पर, स्वेच्छा से अपनी पार्टी से क्या देने पर भाई, इस्तीफा देने पर।
यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने एमएलए पद से इस्तीफा देता है या एमपी पद से इस्तीफा देता है, तो भी क्या उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है क्या? एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई भी एमएलए या एमपी अपना इस्तीफा देता है ना, विधानसभा स्पीकर को या लोकसभा स्पीकर को, तो लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर पहले इस बात की जांच करते हैं कि वो इस्तीफा किसी दबाव के अंदर तो नहीं दिया गया, दूसरा किसी लालच के अंदर तो नहीं दिया गया। लालच कैसा? यही लालच मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से इस्तीफा दे दूं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, बाद में इस्तीफा देने के बाद ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे पे कानून लागू नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। विधानसभा स्पीकर उस इस्तीफे की पहले जांच करते हैं कि इस इस्तीफे को क्या वास्तव में इसको बिना किसी दबाव के अंदर, बिना किसी प्रेशर के अंदर, बिना किसी लालच के दिया गया है या नहीं। यदि वो पाते हैं कि इसको लालच में दिया गया है और इस्तीफा देने वाले के मन में ये लालच है कि मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी क्या लग सकता है भाई? एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। यहां तक कि यदि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, देखना ध्यान से, उस व्यक्ति ने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन वो व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल है। जो पार्टी काम करती है, पार्टी की विचारधारा है, उस पार्टी की विचारधारा के उल्टे यदि वो काम करता है तो उसके ऊपर भी दल बदल नियम लागू हो सकता है। ये बात आप जरूर लिखना। क्या भाई? पार्टी ये जो अधिनियम है ना, ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर भी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर भी लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। यदि आप पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मान लो सपोज करो एक्स पार्टी का मेंबर है, उसने वाई पार्टी ज्वाइन तो नहीं की, वो क्या करता है? वाई पार्टी की मीटिंग अटेंड करता है, वाई पार्टी की रैलियों में पार्टिसिपेशन करता है, तो वो क्या हो रहा है भाई? आप अपनी पार्टी के तो खिलाफ जा रहे हो ना। तो यदि आप अपनी पार्टी के खिलाफ कोई काम करते हो, पार्टी विरोधी गतिविधि, या आपने एक शब्द सुना होगा, व्हिप शब्द सुना होगा भाई, WHIP, व्हिप शब्द सुना होगा आपने। हर एक पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो अपने पार्टी के जितने भी एमपी है, एमएलए हैं, उनको अनुशासन में लगाए रखने के लिए उनके लिए व्हिप जारी कर देती है। व्हिप का मतलब है कि जैसा हमने कह दिया आपको वैसा करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति व्हिप का उल्लंघन भी करता है, हम देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे व्हिप को, व्हिप का उल्लंघन भी यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। ये सारे के सारे हमारे पास प्रावधान थे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल अधिनियम के बारे में, या 10वीं अनुसूची के बारे में। डिटेल के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर एंटी डिफेक्शन के मुद्दे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा मामले आने लगे हैं कि दल बदल अधिनियम अचानक से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हर एग्जाम के अंदर हम 10वीं अनुसूची से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को हमें मिलता ही है। उम्मीद करता हूँ आपको 10वीं अनुसूची अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा है तो हमारी क्लासेस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी क्लासेस की अभी तक तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए अधिनियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।